वाला है जो सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो संपर्क को बढ़ा देगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है। ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल हम देखते हैं देश के कोने-कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली। वहीं मथुरा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। धर्मनगरी मथुरा में ही 32,000 करोड़ की योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनके पूरा होते ही ब्रज का द्वापर कालीन वैभव लौट आएगा। यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला तो काशी विश्वनाथ धाम के पैटर्न पर बांके बिहारी का भी भव्य धाम बनेगा। अयोध्या की भांति ब्रज 84 कोषा परिक्रमा पर जल्द काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को शेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के खेल मैदान में बीजेपी के मेयर और अध्यक्ष प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर आगे बढ़ा है। ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान कर रहे। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसकांत की समाधि
साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसको और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। गोवर्धन को फिर से उसके पुरातन स्वरूप के साथ लेकर के जाना है। भाइयों बहनों, कौन लेके जाएगा? ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। ये बच्चे की जिम्मेदारी भी है और जनता जनार्दन की भी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के जब कार्य करेंगे भाइयों बहनों, तब कृष्ण कन्हैया, राधे राधे की और यमुना मैया के इस पुनर्वैभव को पुनः हम स्थापित कर पाएंगे। वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की कई विरोधी दलों में सेंधमारी की भी कोशिश की जा रही है। सपा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के खास माने जाने वाले अजय त्रिपाठी मुन्ना अजय आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुबह 9:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी कार्यालय पर सपा नेता अजय त्रिपाठी की ज्वाइनिंग हुई है। इस दौरान अजय त्रिपाठी के साथ पूर्व पार्षद अजय अवस्थी, बंटी ताज खान समेत अलग अलग जिलों से समर्थकों की भी बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस और सपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई थी। देखिए, इन विषयों पर आप ये मानकर चलिए, विकास का रथ उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन विषयों का कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग चुनाव में केवल वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का विकास का पहिया, उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करने के लिए अपने घरों से निकल करके प्रचार में लगे हैं। 4 तारीख को जब लखनऊ में मतदान होगा, एक तरफा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी और दूसरे चरण में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर। वहीं आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक आउटरीच कार्यक्रम के साथ गति प्राप्त कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कल से कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू करने की संभावना है। इसमें राज्य भर के 6 दिनों तक रोड शो और रैलियां शामिल हैं, जो 7 मई तक जारी रहेंगी। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी जहरीली टिप्पणी के विवाद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांग ली है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंचा है, अगर इसका गलत अर्थ निकाला गया है और किसी को दुख पहुंचा है तो मैं इसके लिए विशेष खेद व्यक्त करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि उनकी टिप्पणी व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी के लिए नहीं थी। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, मैंने जो कहा उसका मतलब था कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है और यदि आप इसे छूने की कोशिश करते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋದಿದ್ದಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವು ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಗೂ ಹೇಳಿನಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷದಂಗಿದೆ. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए उपद्रव पर पूछे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि जब उपद्रवी राम भक्तों पर पथराव करते हैं तब पुलिस चुप बैठती है, लेकिन जब एक बच्ची के बलात्कार और हत्या पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर न्याय की मांग करते हैं तो गोलियां चलने लगती हैं। एक महिला सीएम के होते हुए अगर बेटियों को न्याय ना मिले तो ममता जी में ममता की बहुत कमी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की परिस्थिति कि जब तृणमूल के कार्यकर्ता हुल्लड़बाजी करते हैं, रामनवमी के समय कुछ उपद्रवी
राम भक्तों के ऊपर पथराव आगजनी करते हैं, उस समय तो वहां की पुलिस बिल्कुल चुप बैठी रहती है। लेकिन एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता विरोध करने उतरती है या फिर उसके न्याय की मांग करती है, तो गोलियां चलाने का काम होता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है पश्चिम बंगाल में। ये हालत है ममता जी की वहां पे कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर बेटी को न्याय न मिल पाए, महिलाओं को न्याय न मिल पाए, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा, तो ममता जी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 5 दिनों से लगातार कुश्ती महासंघ के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों को समर्थन देने के लिए नेता जयंत चौधरी पहुंचे। उन्होंने पहलवानों की सराहना करते हुए कहा कि एक तरफ तो जब देश के लिए ये लोग मेडल जीत कर आते हैं तब सरकार इन्हें सराहना देती है, इनाम देती है, सम्मान देती है, लेकिन आज ये लोग अपने ऊपर हो रहे यौन उत्पीड़न को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार इनकी नहीं सुन रही। कोई आरोप लगाता है तुरंत एफआईआर दर्ज होगी, ये कानून कहता है। ये जूरिस्प्रूडेंस जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले 2013 के आप पढ़ेंगे, स्पष्ट है कि कोई पुलिस का अफसर अधिकारी मना नहीं कर सकता, तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन 21 तारीख को जो लिखित में शिकायत खिलाड़ियों ने दी है, अभी तक इनके एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाई। क्या आप इस्तीफे की मांग करते हैं? देखिए वो उससे तो इस्तीफा दे चुके हैं और अब चुनाव प्रक्रिया भी दोबारा बुलाई गई है। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, खेल संघ में राजनीति ना हो पाए, खिलाड़ियों के साथ अहित ना हो पाए। क्या आपको लगता है जब सरकार के सेकंड मोस्ट सीनियर लीगल ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल जी को वहीं राजधानी दिल्ली के लिमेरेडिन में इंडस्ट्री 4.0 इंडियन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजी सीताराम ने भारत में एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए स्टेक होल्डर को एक साथ आने की जरूरत पर जोर दिया। इनोवेटिव एजुकेशन प्रोवाइडर एम्प्लॉयबिलिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित इंडस्ट्री 4.0 इंडियन कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन मौके पर कहा कि प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन को भारत की स्किल जरूरत को पूरा करने के लिए एक पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। कॉन्फ्रेंस है आज employability.live का I4IC वो स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, जहां से हम बाहर से उनके लिए एक क्वालिफिकेशन स्किल्स लाकर इंडिया के स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो ग्लोबल वर्कफोर्स में आ सके। अब आज की डेट में वो ज़रूरत इसलिए इतनी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। हमने बहुत नाम सुने हैं और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके इतना आता है कि वो सब कुछ खुद कर सकता है, सबकी एबिलिटी रखता है, सब कुछ चेंजेस लेके आता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब रोबोट्स के अंदर आ गई है। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में कंसेप्शन हुआ करता था कि हमारे बहुत ही स्किल वर्कर्स वेयर हाउसेस में काम करते हैं। अब आप देखिए इंडिया में दिल्ली के ही आसपास शहरों में, यूएस में, अमेरिका, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह भी इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए और वो सारे के सारे रोबोटिक हैं। चाहे हमारा अमेज़ॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, सब के सब रोबोटिक यूज़ करते हैं। फिर ऐसे आज जो बेसिकली हमने बात की है, आप यदि देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग वर्कफोर्स है और पूरी दुनिया जो है इस टाइम पर्टिकुलरली द वेस्टर्न पार्ट इज़ लुकिंग एट इंडिया बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज़ गेटिंग एज्ड। उनके पास लोग हैं बट एज्ड हैं, एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। वेयर एज इन आवर कंट्री इट इज़ ऑलमोस्ट एज ऑफ नाउ 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ यंग। एंड अगले जो 25 साल हैं हमारे पास, जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमृत काल भी बोलते हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। रीज़न कि इसके अंदर हमें ये 25 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन भी एज होनी शुरू हो गई। सो दिस 25 ईयर्स में हमें ऐसा एक इकोसिस्टम तैयार करना है कि हम अपने देश के अंदर जिस भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको मैप करें कि रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली बच्चों को एजुकेशन एंड स्किल दी जाए। एंड सिमिलरली वही बच्चे उनमें से आइडेंटिफाई किए जाएं जो हमारे यहाँ से बाहर जाएं, बिकॉज बाहर भेजेंगे हमारे इंडिया।
यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में चावल से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ी गई। दरअसल खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद से मुखबिर से सूचना मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने चावल से भरे बोलेरो पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। राशन का ही है। अच्छा, अब क्या कार्रवाई हो रही है आगे? अभी इसके खिलाफ एफआईआर हो। तहरीर का पता पड़ पाया कि कौन है इसके पीछे? माफिया कौन? कोई ड्राइवर ने कुछ नहीं बताया। अच्छा। वहीं यूपी के हापुड़ के थाना सिंभावली के अंतर्गत ग्राम माधवपुर में गंगा एक्सप्रेस हाईवे को लेकर गंगा के सभी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें किसानों का कहना है कि हमारी जमीन गंगा एक्सप्रेस हाईवे में 1800 वर्ग मीटर फालतू जा रही है। इस विषय में गांव के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। ऐसा है जी, यहाँ गंगा एक्सप्रेस बन रहा है और यहाँ किसानों की जो जमीन ली गई, इन्होंने अधिग्रहण करा है इसका भूमि का, ये कंपनी वाले उससे अधिक भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। जैसे किसान राकेश त्यागी जी हैं यहाँ के, उनकी लगभग 1800 मीटर जमीन ये फालतू ले रहे हैं और इनसे बार बार इनसे अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। जीएम साहब को 10 तारीख में दिया भी गया, लेटर दिया कि किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। ये मामला है जी, गंगा एक्सप्रेस वे इस गांव में निकला हुआ है माधवपुर मोजमपुर में। तो इसमें किसान है राकेश त्यागी जी हैं, तो इनकी जो भूमि अधिग्रहण करी है यूपीडा ने, तो उससे अलग इन्होंने 1800 मीटर पर ज़्यादा कब्जा कर लिया है। इस विषय में धरना दिया जा रहा है। ये गंगा एक्सप्रेस निकल रहा है माधवपुर मोजमपुर पर, इसमें मेरी ज़मीन 1800 मीटर फालतू जा रही है जी। उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन कर रखा है सर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कोरोना वायरस वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितनी नुकसान पहुंचाया, उससे कई गुना नुकसान मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य लगता है कि उन्हें तुलना के लिए कोई और वायरस नहीं मिला, बल्कि कोरोना वायरस ही मिला, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया था। लोगों की जिंदगी तबाह हो गई थी, अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। वो मोदी जी थे जिनके नेतृत्व में एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन बनी और कोरोना का मुकाबला किया गया, वरना कमलनाथ जी ने तो कोविड के भरोसे ही प्रदेश की जनता को छोड़ दिया था। आज पूरी तरीके से कोरोना नियंत्रण में है। उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुलना के लिए उनको और कोई वायरस नहीं मिला, कोविड वायरस ही, कोरोना वायरस ही मिला। वो कोरोना वायरस जिसके कारण हाहाकार मच गया था, लोगों की जिंदगी गई थी, अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। वो तो मोदी जी थे जिन्होंने एक नहीं 2 वैक्सीन जिनके नेतृत्व में बनी और बाद में कोविड का मुकाबला कर लिया गया, वरना कमलनाथ जी ने तो कोविड के भरोसे ही मध्य प्रदेश की जनता को छोड़ दिया था कि जो करना है हमें क्या करना, कोविड ही करे। लेकिन आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना वायरस बताने वाले बयान पर लगातार सियासत बरकरार है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि भारत में कोरोना की पहली लहर के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। जब राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी, उस समय बीजेपी ने डोनाल्ड ट्रंप को यहां बुलाया था और ट्रंप के साथ हजारों लोग आए थे जो मास्क पहने हुए थे और कोई भी भारतीय ने मास्क नहीं पहना था। वहीं से भारत में कोरोना का उदय हुआ। ना कोर्ट को निर्णय लेने दो। अब बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह और उनके चेले राहुल गांधी की दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई है। आने दो ना, ये कोर्ट पे छोड़ो। पहले ही से ये कैसे कह रहे हैं, जो सिब्बल साहब ने कहा था, तो प्रसिद्ध वकील, कि किसी भी कोर्ट में जाते ही पता लग जाता है कि इसका फैसला क्या आएगा। ये वरिष्ठ वकील सिब्बल साहब ने कहा है। ये बीजेपी क्यों मान रही कि अभी इनके लिए वही फैसला आ जाएगा? कोर्ट के निर्णय तो आने दो। सर 1 मई को बड़ी बैठक बुलाई है कमलनाथ जी ने पीसीसी में, ट्रस्ट के भी मेहनत रहेंगे। इसमें जो एक प्रसिद्ध
भजन गायक है मनीष शर्मा जो आगरा से आते हैं और जो संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके साथ बाकी लोग सब एक साथ करेंगे, हजारों की तादाद में जब एक साथ करेंगे, इनके साथ करेंगे तो ये एक अलग अद्भुत वातावरण बनता है। इसमें इसीलिए हमने निवेदन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और ये नीम करोड़े बाबा ये कहा जाता था कि इनमें सीधी सीधी हनुमान जी की छवि है और ये सब जो उन्हीं ने इजाद किया कि ये सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। उससे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अपने पिता प्रकाश सिंह बादल को मुक्तसर जिले में स्थित अपने पैतृक गांव में चिताग्नि दी। बता दें कि 95 साल की उम्र में 25 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी और वे 5 बार राज्य के सीएम रहे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल जी सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि राष्ट्रकर्मी थे। मैं अपनी पार्टी और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। बादल साहब आज हम सब के बीच में नहीं रहे, यह सारे समाज, सारे देश और प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर है। उनका व्यक्तित्व हम सबको बहुत ही प्रभावित करता था। बादल साहब एक नेता नहीं थे, एक स्टेट्समैन थे और स्टेट्समैन के साथ साथ समाज में सुख शांति, अमन चैन, सब भाईचारे के साथ रहें, इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया और समाज में सौहार्द का वातावरण बने, सभी लोग ठीक से रहें, इसके लिए वो हमेशा लगे रहे। गरीबों की चिंता करना, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करना और हमारे किसान भाइयों की चिंता करना, ये उनके स्वभाव में विशेष रूप में हम सबको देखने को मिला। मेरे उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे। मैं कह सकता हूं कि वो मुझे बहुत प्यार करते थे और उनसे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका जाना एक तरीके से एक युग की समाप्ति है। मैं अपनी पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और